विनीत और हाँ ये तीनों तुम्हें देती सो अगेन थैंक यू वेरी मच। आपको अपना नाम लिखा हुआ कॉपी मिलने में अच्छा लगा? अच्छा लगा। सो इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। Yes, sir. जैसे बैंक से अपने नाम की चेकबुक मिलती है तो अच्छा लगता है, या जॉब में पहले बार अपना विजिटिंग कार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, कोई भी चीज अपने नाम की। सो व्हाई इज दैट कि हमें कोई अपने नाम की चीज मिलती है तो अच्छा लगता है, ऐसा क्यों है? कोई बताएगा क्या? अपने आप को खुशी होती सर अपने आप से प्यार करते हैं। अपने आप से प्यार करते, वेरी गुड। वी ऑल लव आवरसेल्फ, मगर हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। कितने लोग अपने आप से बोलते हैं कि मैं अपने आप से प्यार करता हूं? किसी को याद है लास्ट टाइम कब कहा था कि मैं अपने आप से प्यार करता हूं? सर 3 तारीख को जब हमारी कब था? सर जब Last लास्ट मीटिंग। उसके बाद फिर अच्छा मैंने लोगों को कहा था कि आप लोग लिखना। कितने लोगों ने लिखा? नहीं लिखा था सर ना? 2 दिन लिखा सर। हाँ। सो वी लव आवरसेल्फ, बट हम अपने आप से प्यार करना भूल गए हैं। तो आज मेरे क्लास का विषय ही है कि मैं आपको बताऊं कि आप अपने आप से प्यार कैसे कर सकते हैं। ठीक है? सो समवेयर लाइफ में, काम में जुड़ते जुड़ते, शिकायत एक दूसरे से करते करते, शिकायत सुनते सुनते, we have forgotten how to love ourselves। और कहीं बड़ा शर्म की बात लगती है, बड़ा इगोइस्टिक बात लगती है, कहीं अजीब सी बात लगती है कि हम बोले नहीं आई लव माई सेल्फ। ऐसा है? And until unless we learn to love ourselves, we cannot really love any other। Until unless we learn to respect ourselves, we cannot respect any other person। जिस घड़े में पानी नहीं वो दूसरे को पिलाएगा क्या? ठीक है? नहीं ना? सो सबसे पहले हमें अपने आप को प्यार करना समझना है। बट मैं उसके पहले कि कोई भी चीज बताऊं, छोटा सा एक्सरसाइज आप लोगों को कराऊंगा। कॉपी है, इसी में भी कर सकते हैं। एनीवेयर हम लोग सब लिखना जानते हैं, ABCD लिखना जानते हैं। मैं वापस आऊंगा उस टॉपिक पे जो टॉपिक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था पिछली मीटिंग में, जितने लोग भी थे। तो पिछली मीटिंग में हमारे डिस्कशन का पॉइंट ये था कि आप आखिर आगे इस तरह की मीटिंग से चाहते क्या? ये सभी लोगों से बात हुई थी, हम लोग चाहते क्या? और उसमें जो सबसे ज्यादा रिपीटेंस हुआ था वो ये था कि हम मोटिवेशन चाहते हैं। कितने लोग थे जो ये महसूस कर रहे थे कि हम मोटिवेशन चाहते हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग थे। एक कॉमन फैक्टर निकल करके आया। एक कॉमन फैक्टर ये निकल करके आया था पिछले बार की मीटिंग का कि आप में पिछले सालों में क्या परिवर्तन आया। तो सभी लोग ये बात मानते हैं कि उनका गुस्सा कम हुआ। कितने लोग ये बोलते हैं कि उनका गुस्सा पिछले सालों में कम हुआ? लगभग सब महसूस कर रहे हैं कि उनका गुस्सा कम हुआ। फिर मेरा सवाल है, इतना गुस्सा में आता क्यों? गुस्सा कम भी हो गया फिर भी खत्म नहीं हुआ। आखिर वो क्या चीज है जो हमें इतना गुस्सा दिलाती? Because we have forgotten to love ourselves। क्योंकि हमने अपने आप को अप्रिशिएट करना बंद कर दिया, तो वहां एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। जब हम अपने आप को भी पसंद नहीं कर रहे, सुबह से शाम अपने आप को डिफरेंट तरह के मैसेजेस के साथ लोड कर रहे हैं कि मैं फेल हो गया, उसने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, मैं फेल हो गया तो उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सो लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। आप देखते हो, न्यूज देखते हो,
कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, बट 90% 98% न्यूज जो होगी आपको नेगेटिव मिलेगी। क्यों? उनका ये तर्क है कि दर्शक देखना ही वही चाहता है, वो तो पॉजिटिव न्यूज चलाते हैं, कोई देखना ही नहीं चाहता। सो उनका ये लॉजिक है कि हम जितना नेगेटिव डराने वाली चीजें चलाते हैं उतना लोग देखते हैं। और मैं आजकल न्यूज ही नहीं देखता, सिर्फ 2 मिनट के लिए खोलता हूँ कि हेडलाइन क्या चल रहा है, समझ लिया तो बंद कर। क्लियर? सो हम सबको मोटिवेशन चाहिए। कितने लोगों को मोटिवेशन चाहिए? सभी को मोटिवेशन चाहिए। तो एक एक्सरसाइज करो, फिर हम देखते हैं कि मोटिवेशन सब हो है कि नहीं है, क्या है मोटिवेशन। मैं अल्फाबेट बोलूंगा ABCD के बीच, A से D तक ही बोलूंगा, मगर जब मैं B या D बोलूंगा तो आपको उल्टा लिखना है। अभी तक आपको पढ़ाया गया था कि B ऐसे होता है और D ऐसे होता है, ठीक है? स्मॉल B। अब आपको B ऐसे लिखना और D ऐसे लिखना, क्लियर है? क्लियर? किसी को समझने में दिक्कत है? जब मैं B बोलूंगा तो आपको B को उल्टा लिखना है, D बोलूंगा तो D को भी उल्टा लिखना है, A और C को सीधा लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आपको जल्दी जल्दी लिखना है। बस B और D को उल्टा लिखना है। जब आप B बोलेंगे तो D लिखना है और D बोलेंगे तो नहीं, B लिखना है तो B लिखना है, मगर B D के जैसा होगा। हाँ। B बोलेंगे तो D जैसा होगा। ये समझ लीजिए। हिंदी भाषा B में बोलूंगा तो B लिखना है, मगर B अब उल्टा होगा, D जैसा पढ़ाया गया था। ठीक है? अब मैं इसका कोई दूसरा लेटर भी बना सकता हूँ, जैसे C को उल्टा लिखना है, किसके जैसा बनाओगे? ठीक है? ठीक, शुरू करो। चलो, A C D, अल्फाबेट स्मॉल लिखने हैं, कैपिटल नहीं लिखना है। ठीक है? स्मॉल लिखने हैं। आप लिखते रहो, क्योंकि कोई सीक्वेंस नहीं है इसका कि कितनी बार बोलूंगा, बस आपको लिखना है, मैं स्पीड बढ़ाता जाऊंगा। A C D B C A D B A D B C कितने लोगों को परेशानी हो रही है, कितने लोगों के हाथ रुक जा रहे हैं। मैंने देखा कि लोग रुक गए, अपनी मर्जी से किसी के साथ थोड़ी देख रहे गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ में कितने लोग बोलते हैं गड़बड़ हो रहा है। इसका लॉजिक समझो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन काम नहीं करता है। आई एम वेरी सॉरी, मोटिवेशन बिल्कुल काम नहीं। इस तरह के लेक्चर काम नहीं करते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। बिकॉज हम क्या बोलेंगे आपको, जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए, मगर आपका दिमाग साथ दे रहा है क्या? दिमाग साथ दिया? जानने के बाद इतने छोटे लेसन में आपका दिमाग साथ दिया क्या? इसको समझना मुश्किल था क्या? समझना मुश्किल था? नहीं ना? बट क्या दिमाग ने साथ दिया? दिमाग ने साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरा जो शरीर है इसका एक लर्निंग पैटर्न है, इसका एक लर्निंग पैटर्न है। जैसे आप लोग ड्राइव करते हो, मैंने बताया था कि लर्निंग पैटर्न में बेसिकली 4 फेज होते हैं। कितने लोगों से बात हुई पहले? किसी को ध्यान है? 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, राइट फ्रॉम अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस टू अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। लोगों से बात हुई है? मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 4 फेज में लर्निंग होती है। तो एक है मैट्रिक जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस।
और एक होते हैं कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस जैसे हम लोग ग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड में लोअर वैल्यू दिखाते हैं, राइट हैंड साइड में हायर वैल्यू दिखाते हैं, उसी तरफ से लोअर साइड में लोअर वैल्यू, अपर साइड में हायर वैल्यू। तो अगर हम इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, तो ये बन जाएगा अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ठीक है, और ये बनेगा कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। और ये बनेगा कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। गाड़ी चलाने का, स्कूटी चलाने का, लिखने का, बच्चों को लिखना सिखाने का, जिसको भी अनुभव होगा, आप अपने अनुभव को महसूस करोगे। जब हम पहली बार किसी दूसरे को गाड़ी चलाते देखते हैं तो हमें क्या लगता है? ये बहुत आसान काम लगता है। कितने लोगों ने कार चलाना सीखा है? जितने लोगों ने कार चलाना सीखा है, जब उसको पहली बार बताया जाता है कि क्लच धीरे धीरे छोड़ना, कितना आसान लगता है। और जब पहली बार करते हैं तो क्या होता है? सर रुक गई थी गाड़ी। सबका अनुभव है। सेम चीज स्कूटी में, दोनों पैर उठा करके चलाओ, देखना कितना आसान लगता है, हाँ? और पैर से ब्रेक लगाना कितना आसान लगता है। कितने लोगों का अनुभव है? साइकिल चलाने का अनुभव सबको है। पहली बार दूसरों को साइकिल चलाता देख के साइकिल चलाना कितना आसान लगता है। और बैठते हैं और सामने वाला बार बार बोलता है कि पैडल की तरफ मत देखो, आगे देखो, मगर नजर पैडल की तरफ ही जाती है। So that stage is between unconscious incompetence to conscious incompetence. मतलब पहली बार में मुझे पता नहीं है कि मेरा इनकम्पिटेंस क्या है। इनकम्पिटेंस मतलब मेरी अज्ञानता, मेरी अकुशलता। तो अज्ञान, अकुशलता, मेरी अकुशलता है, उसके बारे में भी मेरा करेक्ट असेसमेंट नहीं है। क्लियर? मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या पता नहीं है। तो कंप्यूटर चला रहा है तो बहुत आसान है, मोबाइल चला रहा है बहुत आसान है, अब फिर पकड़ना पड़ता, सुनो देखो जरा इसमें क्या हो गया। तो गाड़ी चला रहे हैं बहुत आसान है क्योंकि दूसरा चला रहा है, कुछ करना थोड़ी होता है, ऐसे 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 तो करना होता है। बचपन में जैसे बस वाले को देखते ना, बोला अंकल आप हटो मैं चला लूंगा, मगर जब खुद चलाने की नौबत आती है तब पता चलता नहीं इतना भी आसान नहीं था। क्यों? सबका अनुभव है। तो हम जब अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस को फेस करते हैं तब हम इमीडिएटली शिफ्ट करते हैं कॉन्शियस इनकम्पिटेंस में। और कॉन्शियस इनकम्पिटेंस का मतलब होता है मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या पता नहीं था। अब यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पार्ट है नॉन मोटर नर्व एरिया का। मतलब मोटर नर्व अभी इंगेज नहीं है, अभी सिर्फ इंटेलिजेंस इंगेज है। कितने लोगों को रोटी बनाने का अनुभव है? लगभग सबको। और नक्शा सबने बनाया होगा पहली बार में, जब दूसरी बार पहले माता जी को, बहन को, भाई को बनाते देखते तो कितना आसान लगता है, ऐसे ऐसे करना, रोटी गोल मिल रही है। तो क्योंकि अभी मोटर नर्व इंगेज नहीं हुआ है, तो जब मैंने बनाया गलत बना तो मैंने समझ लिया कि ओके मैं उतना अकुशल नहीं हूँ, इतना कुशल नहीं हूँ, या इतना आसान काम नहीं है, बट अभी मेरी मोटर नर्व की ट्रेनिंग नहीं। गॉट इट? So, मेरे मोटर नर्व की ट्रेनिंग जब होगी तो दैट विल बिकम कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में क्या होता है, जितने लोग कार चलाते हैं वो महसूस कर पाएंगे, वो पहले गाड़ी ऐसे चलाते हैं। अरे रुको बात बताओ, फोन आ गया, फोन आ गया, तुम संभालो, ऐसा करते। अभी मेरा ध्यान बिल्कुल, अब गियर बदलना है होता है। सो व्हाट इज माय कॉम्पिटेंस इज कॉन्शियस। मैं जहां पर
कॉन्शियस का मतलब क्या है? मैं मेरी सजगता कहाँ पर है? मच्छर काटता तो मारने के लिए निशाना लगाना पड़ता है क्या? सबको पता है कि हाँ मैं यहाँ पर काट रहा हूँ। सो दैट इज बेसिकली मेरा वो अनकॉन्शियस एरिया में है। मैं अपने शरीर के सारे हिस्सों को, कान पकड़ूंगा फिर कान पकड़ूंगा, मुझे पता है कान कहाँ पर है, बट बच्चे को बोलो कान कहाँ है और फिर वो सोचने लगता है कान किसको बोलो, तो वो नाक पकड़ के बोलेगा कान होता है। बिकॉज अभी अभी वो इंफॉर्मेशन इतनी बार रिपीट नहीं हुई कि इट कैन बी कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो हमारा एक्चुअली बॉडी में एक एनर्जी सेविंग डिवाइस है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे सिस्टम में दो हिस्से हैं, एक जहां पर हम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं और एक हिस्सा है जहां पर मेरे सारे मोटर नर्व, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक एक्शन है। तो मेरे बॉडी में पैरेलल दो हिस्से चल रहे हैं, एक हिस्सा जो सोच सोच के काम करता है, एक हिस्सा जो ऑटोमेटिक काम करता है। और शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म बताता है कि मुझे किस हिस्से को ऑटोमेटिक काम करना है और किस हिस्से को मुझे प्रोसेस करके काम करना। जैसे अगर मैं बोलूंगा आप देखो कैसे आप प्रोसेस करोगे और कैसे आप ऑटोमेटिक डिसाइड करोगे। पहले बार में आप ऑटोमेटिक डिसाइड करोगे और देन यू विल प्रोसेस। मुझे अभी 1 लाख का चंदा चाहिए, कौन कितने पैसे देगा? आपके मन में ऑटोमेटिक आ गया कोई विचार, खाली बोल रहे हैं सिर्फ पैसे नहीं देना चाहिए, ये पैसे की बात कहां से आ गई? So first thing will come automatically. That is coming from defense mechanism. हमने जो भी पैसे बचाने के लिए डिफेंस, हम तुरंत नहीं बोलेंगे हम, और कितने लोग मोटिवेशन चाहते हैं, पर पैसा शब्द जैसे ही आया तो मेरा ऑटोमेटिकली गार्ड सामने आ गया, ठीक है, बचाना है इसको, है ना? So before even I can understand my system is working, मुझे पता हो या ना पता हो, बट मेरा सिस्टम काम कर रहा होता है। अभी ये समझें कि जब तक कार तो अपनी जगह पे काम करती है ना, गियर गियर की जगह काम करता है, क्लच क्लच की जगह काम करता है, ब्रेक एक्सीलरेटर अपनी जगह काम करता है। हमें क्या करना होता है कार चलाना सीखने के लिए? हमें अपने हिसाब से कार को ट्यून करना पड़ता है या कार के हिसाब से खुद को ट्यून करना पड़ता है? हमें कार के हिसाब से खुद, सो इंटेलिजेंट, थैंक यू। सो हमें कार के हिसाब से खुद को ट्यून करना पड़ता है। सो until unless we tune ourselves with car, गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है? So it is basically with n number of repetitions. मान लो कि एक लिमिट है कि 10,000 किलोमीटर, तो जब आप 10,000 किलोमीटर चला लेंगे तो आप फोन भी सुनते रहेंगे, अपने आप रास्ते भी आपको याद होंगे, लेफ्ट टर्न करना है तो थोड़ा सा पीछे देख करके, दाएं देख के, वो सब अपने आप होगा। तो देयर इज अ फेज, दिस इज इंस्टेंट, इसकी टाइमलाइन इंस्टेंट, दिस इज x, जो भी टाइम लगता है, दिस इज 10,000x. So put something from unconscious incompetence to conscious incompetence, वो इमीडिएट हो जाता है। जैसे आपको पता चल गया कि आपके अंदर एक अर्जेंट डिसीजन मेकिंग या इमीडिएट डिसीजन मेकिंग डिवाइस है और एक कॉन्शियस प्रोसेसिंग डिवाइस है, दोनों पता चल गया ना, एकदम से पैसा मांगते हैं। सो दैट इज, वो इमीडिएट वो ट्रांजिशन होता है, वो समझ तुरंत आ जाती है, एक झटके में आ जाती है। बट यहां से यहां जाने के लिए आपको चीजें समझनी पड़ती, बहुत ज्यादा नहीं समझना पड़ता है। आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपको देख देख के गाड़ी चलाना आ जाता है। हो सकता है 100 किलोमीटर, जैसे नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं कि 15-16 दिन के ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं, 7 किलोमीटर रोज कर देते हैं, सो इट कम्स टू 105 किलोमीटर। अगर 15 दिन की ड्राइविंग 7 किलोमीटर रोड आपको अलाउ कर रहे हैं, इट कम्स टू 105 किलोमीटर, जिसके बाद आप कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं।
बट इट डजंट गो टू ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस कंपिटेंस मोड पे अभी नहीं जाता। तो मान लो कि 100 इज ए नंबर, तो 100 रोटी बनाने के बाद आपसे रोटी अपने आप बनने लगेगी। फिर आप फोन में बात करते करते भी अलटते पलटते रहोगे, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है दैट विल टेक ओवर द, एंड इट इज बेसिकली एनर्जी सेविंग डिवाइस इन द मशीनरी। इसीलिए हम सबको ये पता होते हुए भी कि अगर हमने किसी भी मीटिंग से कोई भी चीज सीखी है, it will not work in my life because we have not consciously practiced it. यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हो? कितने लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक का जो विषय था? कितने लोगों को लगता है कि आधी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया? So it is 2 o'clock. Almost. आधा टाइम खत्म हो गया. Was it good for you? Yes, sir. Okay. So मैं कुछ रेस्ट दूंगा, कुछ एक्सरसाइज कराता हूँ, मुझे एक वॉलंटियर चाहिए. So यहाँ तक सब क्लियर है? हमने यहाँ तक क्या समझा? 2 पार्ट. पहला पार्ट हम सबको बहुत गुस्सा आता है और वो कम भी हो रहा है. The best part is कि वो कम हो रहा है. ठीक है? मेरे ख्याल से यहाँ सभी लोग सहमत हैं इस बात पे कि उसको गुस्सा बहुत आता है और वो कम हो रहा है. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाल कोड एंड पाल निशान किया, लोगों को गुस्सा बहुत आता है. सो और वो कम हो रहा है साहब. आप कुछ बोलना चाहोगे? मतलब मैं नजदीक बैठ गया ये समस्या है कि मैं नहीं कर पा रहा. हाँ? कौन बोल रहा वॉलंटियर बना दो? अच्छा. वो सभी सब दे जाते हैं और उन्हीं वॉलंटियर बनना है. अच्छा अच्छा. तो सेकंड क्या है जो हमने महसूस किया कि सभी लोग मोटिवेशन चाहते हैं, बट कोई भी नहीं चाहता है कि जो होमवर्क दिया जाए उसको करें. So without practice, how this meeting will be fruitful for you? ये फिर एक और मीटिंग जैसा ही नहीं बन जाएगा क्या? ये एक और मीटिंग जैसा ही बन जाएगा जो हम रिकॉर्डिंग मोड ऑन नहीं करना. कर देते हैं. तुम्हारी बात रिकॉर्ड हो गई. सो ये एक और मीटिंग, तो कितने लोग चाहते हैं कि ये मीटिंग भी एक और मीटिंग बन जाए? या इसके ऑपोजिट कितने लोग नहीं चाहते हैं कि ये मीटिंग एक और मीटिंग बन जाए? ठीक है, मैं भी नहीं चाहता, बट मैं कुछ फंडामेंटल चीजें बताना चाहता हूँ. जैसे मैंने बताया कि हम सबका एक नेचर है, वो नेचर मेरे चॉइस नहीं है. सभी लोग जानते हैं आपके अंदर जो भी परेशानी है, जो भी बुराइयां आप अपने अंदर देख पाते हैं, वो आपकी चॉइस नहीं है. ये चॉइस है नहीं है, बट हम विक्टिम हैं. जैसे सभी लोग मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ में एक यूजर मैनुअल आता है. कोई भी सामान आप खरीदते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हाईली डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है. वो यूजर मैनुअल नॉर्मली 2 हिस्से में बटा होता है. एक फिजिकल डिवाइस जिसमें डायरेक्शन बनाया रहता है, एक नंबर कैमरा दो, फोन दो, इसका स्विच यहाँ पर है, इसका स्पीकर यहाँ पर है, इसकी बैटरी यहाँ है. तो एक फिजिकल डायग्राम होता है जिसको हार्डवेयर इंडिकेटर्स बोलते हैं, और बेसिकली सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है. बट अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में जब बच्चा आता है तो वो संसार का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर लेकर के आता है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं. 70,000 थॉट्स दिमाग में रोज आते हैं. लगभग 70,000 थॉट्स दिमाग में रोज आते हैं, और उसमें से कुछ थॉट्स को हम फोकस कर पाते हैं. शायद हम दिन भर में जो भी डिसीजन लिए होते हैं वो 8-10 डिसीजन में हमें याद नहीं रहते. तो मेरा मैक्सिमम डिसीजन होता है वो अनकॉन्शियस माइंड को ले रहा होता है. ठीक है, और एक वो हैबिट पैटर्न पे ले रहा होता है. जैसे आपने बी और डी लिख करके देखा, सो दैट इज माई हैबिट. मेरा नॉलेज भी उसको चेंज नहीं कर पाता है. और जब मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को चला रहा हूँ और मैं उसके यूजर मैनुअल में इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो क्या होगा
कि मैं खरीदूंगा दुनिया का सबसे एडवांस लैपटॉप और यूज करूंगा उसको गेम खेलने के लिए। ऐसा होता देखा आप लोगों ने या नहीं देखा? कि हम लेते हैं बहुत महंगा लैपटॉप लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, बट इसलिए लेते हैं कि बच्चे का शौक है कि मुझे ना एडवांस वाला लेना पसंद है, और एडवांस वाला लेना तो पसंद है। जो 30,000 का लैपटॉप आ जाता है आपने 2 लाख का भी ले लिया, और बच्चे ने खेलना उसमें गेम है, एडवांस की चीज ठीक है। सो ये हम करते हैं।